वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट लेसन्स की जो कि हमने लिए हैं हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक बाय जॉन सी मैक्सवेल। ये लेसन्स आपको बताएंगे कि कैसे डेली लाइफ के चैलेंजेस को ओवरकम किया जा सकता है, बेटर डिसीजंस लिए जा सकते हैं और अपना फुल पोटेंशियल अचीव किया जा सकता है। ये समरी प्रैक्टिकल इनसाइट से भरी हुई है, तो इसे एंड तक जरूर देखना। एकदम सही कहा। और बिना किसी डिले के सीधा पहले लेसन पर जंप करते हैं। लेसन 1 है बिग पिक्चर थिंकिंग डेवलप करना, यानी लॉन्ग टर्म विजन पर फोकस करना। अगर हम ह्यूमन माइंड को देखें तो हमारी थिंकिंग बिल्कुल एक मसल की तरह होती है, राइट जिसे रोज एक्सरसाइज की जरूरत होती है। बिल्कुल। पर प्रॉब्लम यह है कि सोसाइटी हमें हमेशा इमीडिएट फायदे के बारे में सोचना सिखाती है। तो सबसे बड़ा एक्शनेबल इंसाइट यहां यह है कि इमीडिएट फायदे को छोड़कर आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज पर फोकस किया जाए। हाँ, क्योंकि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से हम आगे का नहीं सोच पाते। एग्जैक्टली। इसमें जैक वेल्स का एग्जांपल लीजिए, जो जनरल इलेक्ट्रिक के फॉर्मर सीईओ थे। उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को एक बड़ी काउंटर इंट्यूटिव बात सिखाई थी। मतलब आम सोच से बिल्कुल अलग। हाँ, उन्होंने सिखाया कि इमीडिएट सेल करने से ज्यादा जरूरी एक गुड कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन करना है। क्योंकि वही फ्यूचर में ज्यादा सेल्स लाएगा। एक सेल तो बस एक बार का प्रॉफिट है। सही बात है। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आगे के लिए गारंटी होती है। यही ट्रू बिग पिक्चर थिंकिंग है। पर इस लॉन्ग टर्म विजन को बनाए रखने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग का बहुत बड़ा रोल है। अगर आगे बढ़ना है तो लगातार सीखना पड़ेगा। बिल्कुल सीखना पड़ेगा। और इस बुक के ऑथर ने सीखने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेप लिया। उन्होंने लगभग 900 फुटबॉल कोचेस से बात की। वेट, 900 कोचेस? 900? हाँ, 900 कोचेस। उन्होंने उन सभी से उनकी टीम वर्क स्ट्रेटजीज के बारे में बात की। पर इतने सारे लोगों से बात करने की क्या जरूरत थी? एक दो एक्सपर्ट से भी तो पता चल ही जाता। क्योंकि उन्हें पता था कि एक्सपर्ट्स को ध्यान से सुनना ग्रोथ के लिए जरूरी है। हर किसी का अपना एक अलग पर्सपेक्टिव होता है, और यहीं से एक बहुत प्रैक्टिकल टिप निकलती है। कौन सी टिप? डेली लाइफ के टास्क्स को फिल्टर करने की टिप। हमें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या इस टास्क का असर लॉन्ग रन में रहेगा? अच्छा। अगर जवाब हाँ है तभी उस पर एनर्जी इन्वेस्ट करनी चाहिए, अगर नहीं तो उस टास्क को छोड़ देना चाहिए। और हाँ, खुद को बायस्ड होने से बचाने के लिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स वाले लोगों को सुनना बहुत जरूरी है। सही कहा। डिफरेंट लोगों को सुनने से हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है, जो हमें सीधा लेसन 2 पर लाता है। लेसन 2 है कल्टिवेट क्रिएटिव थिंकिंग, नए ऑप्शंस एक्सप्लोर करना और फेल होने से ना डरना। यहाँ मैं एक बहुत बड़ा मिथ बस्ट करना चाहती हूँ। बिल्कुल, बताइए। लोग सोचते हैं कि क्रिएटिव होने का मतलब है हमेशा कंप्लीटली नया आइडिया लाना, पर सच्चाई ये है कि अक्सर एग्जिस्टिंग आइडियाज में अपनी तरफ से कुछ नया ऐड करना ही ट्रू क्रिएटिविटी है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। एब्सोल्यूट ओरिजिनल आइडिया सच में रेयर होते हैं। और इस क्रिएटिव थिंकिंग के लिए एक और एक्शनेबल इंसाइट है, फेलियर का डर अपने दिमाग से बिल्कुल निकालना होगा। जो कि सबसे मुश्किल काम लगता है लोगों को। मुश्किल है पर जरूरी है। ऑथर कहते हैं कि 99 टाइम्स फेल होना टोटली वर्थ इट है, अगर उस प्रोसेस में एक सक्सेसफुल और मीनिंगफुल आइडिया मिल जाए। राइट? एग्जैक्टली। लोग नए ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं करते क्योंकि वो फेल होने से डरते हैं, पर फेल होना प्रोसेस का हिस्सा है। पर इस फेल होने के रिस्क को मैनेज करने के लिए राइट क्वेश्चंस पूछने की पावर भी समझनी पड़ेगी। लोग अक्सर राइट आंसर्स ढूंढते हैं, पर गलत आंसर से ज्यादा खतरनाक गलत क्वेश्चंस होते हैं। बिल्कुल, गलत क्वेश्चंस तो क्लियर थिंकिंग को ही ब्लॉक कर देते हैं। तो ऐसे कौन से एक्शनेबल क्वेश्चंस हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त पूछने चाहिए? सबसे पहला सवाल होना चाहिए, क्या इस काम को करने का कोई और तरीका है? यानी नए रास्ते ढूंढना। और दूसरा सवाल, इस प्रॉब्लम के रूट रीजंस क्या हैं? सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, जड़ तक जाना चाहिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस में हिस्सा लेना और क्रिएटिव लोगों के आसपास रहना यहाँ बहुत फायदा करता है। हाँ, जब रूट रीजन समझ आते हैं तो बड़े गोल्स आसान लगने लगते हैं। और यही हमारा लेसन 3 है, यूटिलाइज स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, मतलब बड़े गोल्स को छोटे स्टेप्स में ब्रेक डाउन करना। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, वो डे टू डे प्लान करते हैं, पर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहती है कि इंक्रीमेंट्स में प्लान करना चाहिए। इंक्रीमेंटल प्लानिंग बहुत इफेक्टिव होती है। जैसे ऑथर अपनी लाइफ को 40 डे इंक्रीमेंट्स में प्लान करते हैं। 40 डेज, ये थोड़ा अलग नंबर है। लोग तो वीकली या मंथली प्लान करते हैं। उनके 40 डे प्लान में उनके ट्रैवल डेज, फैमिली एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट सब बिल्कुल क्लियर होता है। 40 डेज एक स्प्रिंट की तरह काम करता है,
ना बहुत लंबा कि आप प्रोक्रेस्टिनेट करें और ना बहुत छोटा। सही है। तो प्रैक्टिकल स्टेप ये है कि जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट ओवरवेलमिंग लगे तो उसे मैनेजेबल छोटे हिस्सों में तोड़ देना चाहिए, और किसी भी प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व करने से पहले उसकी रूट तक जाना जरूरी है। और काम शुरू करने से पहले रिसोर्सेज को असेस करना भी तो एक बड़ा स्टेप है। बिल्कुल। काम शुरू करने से पहले टाइम, पैसा और रिसोर्सेज का अंदाजा लगाना चाहिए। सबसे बड़ा स्टेप ये है कि राइट टास्क्स के लिए राइट लोगों को उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के हिसाब से असाइन किया जाए, वरना सिर्फ फ्रस्ट्रेशन ही मिलेगी। एकदम सही बात है। गलत काम के लिए गलत इंसान चुनना सबसे बड़ी गलती होती है, और जब ये सब हो जाता है तो लोग आगे बढ़ जाते हैं बिना रुके, जो हमें लेसन 4 की तरफ ले जाता है। और वो क्या है? लेसन 4 है लर्न फ्रॉम रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, अपने एक्सपीरियंसेस पर डेलिबरेटली विचार करना। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल सिर्फ एक्शंस को वैल्यू मिलती है, हसल करते रहो बस। पर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग मतलब शांति से सोचना बेटर रिजल्ट्स देती है। बिना रिफ्लेक्शन के एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखा नहीं जा सकता। बिल्कुल सही। ऑथर का इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब भी वो वेकेशन से वापस आते थे तो हमेशा अपने बच्चों से 2 सवाल पूछते थे। कौन से सवाल? पहला, क्या सबसे ज्यादा एंजॉय किया, और दूसरा, इस ट्रिप से क्या सीखा। वाओ, ये तो बच्चों को नेचुरली रिफ्लेक्ट करना सिखा रहा है। हम तो बस थकान की बात करते हैं ट्रिप के बाद। हाँ, और इस रिफ्लेक्शन में इमोशनल ऑनेस्टी की बात आती है। जब कोई हाईली इमोशनल सिचुएशन होती है तो हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं करता, लॉजिक काम करना बंद कर देता है। एग्जैक्टली। पर जब वो इमोशनल सिचुएशन गुजर जाती है और हम वापस उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं तो जजमेंट क्लियर होती है। हमें समझ आता है कि हमने कहाँ गलती की या सामने वाले की क्या सिचुएशन थी। ये फ्यूचर सिचुएशंस हैंडल करने की तैयारी होती है। तो इस रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के लिए एक्शनेबल टिप्स क्या हो सकती हैं? मेरे हिसाब से सबसे पहले तो एक क्वाइट जगह ढूंढनी चाहिए जहां गैजेट्स और डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल ना हो। हाँ, फोन और लैपटॉप सब दूर रखकर। और अपनी डायरी या कैलेंडर को रिव्यू करना चाहिए, ताकि पता चले कि जहां टाइम स्पेंड हो रहा है क्या वो प्रायोरिटीज और पर्सनल ग्रोथ से अलाइन कर रहा है। ये कैलेंडर रिव्यू वाली बात बहुत पावरफुल है, पर यहाँ एक सबसे क्रूशियल पॉइंट ऐड करना बहुत जरूरी है। वो क्या? थॉट्स को एक्शन में टर्न करना। सोचिए आप एक कॉन्फ्रेंस में गए, वहां बहुत मोटिवेट हुए, नोट्स बनाए, पर घर आकर उन नोट्स को भूल गए। ऐसा रिफ्लेक्शन यूजलेस है। राइट। सिर्फ सोचना काफी नहीं है। रिफ्लेक्शन के बाद इमीडिएट सॉलिड एक्शन लेना चाहिए, वरना सब बेकार है। और जब हम एक्शन लेते हैं जो बाकियों से अलग हो तो रेजिस्टेंस आती है, जो हमारा लेसन 5 है, क्वेश्चन पॉपुलर थिंकिंग, ट्रेडिशन और मेजॉरिटी की सोच को चैलेंज करना। यहाँ एक्शनेबल इंसाइट ये है कि अगर सब लोग एक बात पर अग्री कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वो सच्ची हो। बिल्कुल। ट्रेडिशन और रूटीन सेफ लगते हैं, पर असल में वो ग्रोथ रोकते हैं। इसमें कोपरनिकस का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है। उन्होंने इस पॉपुलर बिलीफ को गलत प्रूफ किया कि अर्थ यूनिवर्स का सेंटर है। उन्होंने पूरी सोसाइटी की सोच को चैलेंज किया था। ये तो एक बड़ा हिस्टोरिकल एग्जाम्पल हो गया। वो तो एक मॉडर्न एग्जाम्पल भी है। खुद ऑथर का एग्जाम्पल, 9/11 के ट्रैजिक इवेंट्स के बाद उन्होंने और उनकी वाइफ ने न्यूयॉर्क ट्रैवल करने का डिसीजन लिया। क्या? उस वक्त जब सब डर रहे थे और फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थी? हाँ, बिल्कुल उसी वक्त उन्होंने पॉपुलर फियर को चैलेंज किया। भीड़ डर रही थी, पर फैक्ट्स क्या थे? एयरफेयर सबसे लो था और सिक्योरिटी उस वक्त सबसे टाइट थी, तो उन्होंने उस टाइट सिक्योरिटी का फायदा उठाया। ये तो काफी बोल्ड स्टेप था। इस लेवल पर पॉपुलर थिंकिंग को क्वेश्चन करना आसान नहीं है। तो आम इंसान के लिए इसकी प्रैक्टिकल एडवाइस क्या होगी? प्रैक्टिकल एडवाइस ये है कि हर महीने कुछ नया ट्राई करें, जैसे ऑफिस से घर आने का नया रास्ता लें या रेस्टोरेंट में एक नई डिश ट्राई करें। रूटीन हमारे माइंड को डल करता है, उस रूटीन को तोड़ना जरूरी है। और मेरे ख्याल से डिस्कम्फर्ट को दोस्त बनाना भी उतना ही जरूरी है। जब कोई अलग सोचता है तो आसपास के लोग अनकंफर्टेबल होते हैं। इस रेजिस्टेंस को फेस करना ही सक्सेसफुल लोगों की निशानी है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर नए लोगों से मिलना और नए आइडियाज को सुनना हमारी सोच को इतना बड़ा बना सकता है, तो क्या हमें अपने सोशल और प्रोफेशनल सर्कल का एक ऑडिट नहीं करना चाहिए? क्या हमारे आसपास का एनवायरनमेंट हमें बिग पिक्चर सोचने के लिए पुश कर रहा है, या सिर्फ वही पुराने और कंफर्टेबल आंसर्स रिपीट कर रहा है जिससे हम बैकवर्ड रह जाएं?